Let us discuss simple pendulum. A simple pendulum consists of a long thread. ये थ्रेड हमारे पास है और जो थ्रेड होता है इट इज मासलेस थ्रेड एंड अ बॉब इज हियर. ये जो बॉब हमारे पास होता है इट इज हियर मेटालिक बॉब. मेटालिक बॉब होता है, इसका अपना मास होता है एंड जो थ्रेड हम यूज करते हैं ये थ्रेड अनस्पन होता है. अनस्पन का मतलब ये है ये यहाँ पे थ्रेड रोटेट नहीं होना चाहिए एंड इट इज एन एक्सटेंसिबल. थ्रेड की जो प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए इट इज हियर अनस्पन एंड इनएक्सटेंसिबल. ये इनएक्सटेंसिबल होता है, इसका लेंथ नहीं चेंज होना चाहिए. सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ मासलेस थ्रेड, अनस्पन एंड इनएक्सटेंसिबल थ्रेड हियर, and a metallic bob is attached to one of the end of the thread and second end of the thread is attached to a fixed support here. The center of the bob is here, जो इसका center of mass होता है, और separation between the center of mass and point of suspension is called the effective length of simple pendulum. जो bob होना चाहिए वो मेटेलिक होना चाहिए. मेटेलिक मीन्स जिसका डेंसिटी ज्यादा हो. इसकी वजह यह है कि ज्यादा डेंसिटी होगा तो उससे थ्रेड में एक प्रॉपर टेंशन आ जाएगी. एंड सेकंड कंडीशन इज जो मेटेलिक बॉब होना चाहिए इसका साइज स्मॉल होना चाहिए. अगर साइज इसका बड़ा हो जाएगा तो उतनी ज्यादा एयर इसको रेसिस्ट करेगी. तो इसका साइज जितना छोटा होगा उतना एयर रेसिस्टेंस इसको कम लगेगा और इसके ऑसिलेशन इजी हो जाएंगे. सिंपल पेंडुलम की जो वर्किंग होती है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जो ग्रेविटी का प्रिंसिपल होता है ये उस पर काम करता है. इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे ग्रेविटी होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वहीं पे सिंपल पेंडुलम काम करेगा और जहां पे ग्रेविटी नहीं होगी वहां पे सिंपल पेंडुलम विल नॉट वर्क. लाइक एज अगर हम बात करें फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट है तो उसके अंदर सिंपल पेंडुलम वर्क नहीं करेगा. सैटेलाइट के अंदर, सैटेलाइट के इनसाइड ग्रेविटी जीरो हो जाती है, देयर इज वेटलेसनेस. इट मींस अगेन द सिंपल पेंडुलम विल नॉट वर्क हियर. लेट अस डिस्कस द ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम. You have to prove that the oscillations of simple pendulum are SHM in nature and hence find out its time period. आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, इसका लेंथ आपको मेंशन्ड है यहां से लेकर के और सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब से लेकर के और हमारे पास जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है दिस लेंथ L is here. Let it be displaced थीटा. और यहाँ पे एसेंशियल कंडीशन हमारे पास है दिस थीटा इज वेरी स्मॉल. इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हमने 5 डिग्री तक लिया है. इसमें हमें बेनिफिट ये मिलता है कि ऐसी सिचुएशन में जो साइन थीटा फंक्शन होता है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं थीटा से. ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जिसके लिए हमने इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल लिया है. अब सिंपल पेंडुलम में मैंने अभी आपको बताया था इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सबसे पहले ग्रेविटी की वजह से जो वेट काम करेगा दैट वेट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड, mg विल बी हियर. दिस एंगल विल बी थीटा अगेन. लेट यू ब्रेक दिस mg, it will become here mg cos theta and this component will become here mg sin theta. और यहाँ पे थ्रेड में प्रॉपर टेंशन T यहाँ पे आ चुकी है. यहाँ पे जो आपने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया है वो x है. दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट इज x इज हियर. यहाँ पे जो T टेंशन थ्रेड में है दिस T इज बैलेंस्ड बाय mg cos theta. तब आपको ये देखना होता है SHM में ऑसिलेशन में कि रेस्टोरिंग फोर्स क्या एक्ट कर रहा है. तो आप यहाँ पे बड़े केयरफुली समझ रहे हैं इस बात को कि रेस्टोरिंग फोर्स मींस द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स मेन पोजीशन, जो बॉडी को वापस ले जाने की टेंडेंसी रखेगा. तो दैट रेस्टोरिंग फोर्स इन दिस सिचुएशन बिकम हियर माइनस mg sin थीटा. आपने माइनस साइन क्यों यूज किया? इट बीइंग रेस्टोरिंग f will become here minus mg and sin theta can be replaced by theta here. F we all know very well, force F is equal to ma, mass into acceleration is equal to minus mg and theta is constant, angle is equal to arc upon radius आपने यूज कर लिया है. तो this theta become here x by l. इसको चेक करते हैं. It become here a is equal to minus g by l into x. और यहां से आप इस बात को समझ गए हैं कि जो g and l है both are constant here. जो g and l आप यहाँ पे देख रहे हैं g by l, ये क्वांटिटी डेफिनेटली कांस्टेंट होगी. क्यों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी प्लेस में कांस्टेंट होता है एज वेल एज लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम भी हमारे पास कांस्टेंट है. इन दिस वे इट बिकम हियर a is proportional to minus x. यहां से लेट इट बी, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है. a is proportional to minus x. अब यहां पे हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है SHM की. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM एंड इट इज हियर a is equal to minus omega square x. इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम इक्वेशन 1 को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3,
इसको अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ क्लियरली हम ये यूज कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ऑटोमेटिकली बिकम हियर g by l and therefore this omega become here under root of g by l. Angular frequency that you know very well, omega is equal to 2 pi by t is equal to under root of g by l, and this with this time period t comes out to be 2 pi under root of l by g. It is the expression for time period of simple pendulum. Let us discuss factors affecting time period of simple pendulum. So number one, let us discuss effect of length. T is proportional to under root of l. In this way, अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ अगर चेंज होती है तो डेफिनेटली उसका टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम इस पॉइंट को इस तरह से समझ सकते हैं, लेट इट बी, यहाँ पे हमारे पास कोई एक स्विंग है, एक झूला है जैसे। अब इस झूले में, इस स्विंग में अ चाइल्ड इज सिटिंग हियर, एक चाइल्ड यहाँ पे बैठा हुआ है और वो यहाँ पे स्विंग कर रहा है सिटिंग पोजीशन। क्वेश्चन ये है कि अगर ये चाइल्ड यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाता है तो उससे आपको बताना है टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो गेटिंग इट हियर, यहाँ पे अभी तक चाइल्ड यहाँ पे बैठा हुआ है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाइल्ड का यहाँ पे जो नेवल होती है वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ ये हो जाएगी, सिटिंग पोजीशन में है, बड़े आराम से देखना। अगर ये चाइल्ड यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ से सस्पेंशन पॉइंट से लेकर के और सेंटर ग्रेविटी तक का जो लेंथ होता है उसी को हम इफेक्टिव लेंथ एल बोलते हैं। जब तक वो सिटिंग पोजीशन पे है, जब तक चाइल्ड यहाँ पे सिटिंग पोजीशन पे है तो इफेक्टिव लेंथ हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो इफेक्टिव लेंथ हमारी ये हो जाएगी। लेकिन अगर यही चाइल्ड यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएगा तो आप बात समझ गए हैं, इसकी इफेक्टिव लेंथ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर के और यहाँ तक हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। ओके, तो ये एल क्या हो गया यहाँ पे, पहले एल यहाँ पे ज्यादा था, अब एल कम हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में इफेक्टिव लेंथ डिक्रीजेस एंड देयरफॉर टाइम पीरियड डिक्रीजेस। तो आपका क्वेश्चन क्या था, इफ अ चाइल्ड इज swinging in sitting position and if he stand up, then how the time period get affected? The answer is the length of simple pendulum decreases and therefore time period also decreases. The second is here effect of mass. आप यहाँ पे अच्छी तरह देख रहे हैं कि जो बॉब का जो मास है उस पे ये टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा है। इफेक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉब आपके सामने रिजल्ट है T is equal to 2 pi under root L by G। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इस रिलेशन में राइट साइड में कोई टर्म नहीं है जहां पे हमारे पास मास आया हो। तो टाइम पीरियड इक्वल टू पाई अंडर एल बाई जी, इट मींस इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब। हियर इन दिस एग्जांपल a hollow bob is filled with water and a hole is made on it. Now the bob is allowed to oscillate and water within the bob drain out. The question is how the time period of the simple pendulum get affected. इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए जब तक ये बॉब कंप्लीटली फिल्ड है, अभी स्टार्टिंग में इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस इफेक्टिव लेंथ एल होता है। लेकिन लेटर ऑन जैसे ये वाटर ड्रेन आउट होगा तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा सिस्टम का, वो सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जो आप सामने देख रहे हैं। अब ये सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो इफेक्टिव लेंथ है वो इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज हो गई है। एंड इफ इफेक्टिव लेंथ इंक्रीजेस, टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीजेस। T is proportional to under root L। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज हो गई है तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट सिचुएशन में टाइम पीरियड इंक्रीजेस, लेकिन सेकंड सिचुएशन में जैसे ही ये वाटर कंप्लीटली ड्रेन आउट हो जाएगा, जब ये यहाँ से जैसे ही कंप्लीटली ड्रेन आउट हो जाएगा, पूरा का पूरा वाटर यहाँ से ड्रेन आउट हो गया है, उसके बाद जो सेंटर ऑफ मास होगा अगेन अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएगा। इट मीन्स अगेन द इफेक्टिव लेंथ बिकम एल। तो आपने इस प्रोसेस में देखा कि जैसे वाटर ड्रेन आउट हो रहा था, पहले जो सेंटर ऑफ मास था वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आप यहां से समझ सकते हैं इस बात को, सेंटर ऑफ मास पहले नीचे की डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। पहले यहां पर था, फिर यहां पे शिफ्ट हुआ, फिर यहां शिफ्ट होगा, फिर डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। जैसे ही वाटर ड्रेन आउट होगा और जैसे ये कंप्लीटली ड्रेन आउट हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। एज यू नो वेरी वेल, सेंटर ऑफ मास फॉर सॉलिड स्फीयर एज वेल एज सेंटर ऑफ मास फॉर हॉलो स्फीयर रिमेन्स एट इट्स सेंटर। तो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। इन दिस वे द इफेक्टिव लेंथ डिक्रीजेस एंड इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज होने के बाद टाइम पीरियड आल्सो डिक्रीजेस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि फर्स्टली टाइम पीरियड इंक्रीजेस and then time period decreases and initial time period and final time period are identical। यहाँ पे कभी-कभी इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि the mass is changing and therefore the time period will remain same as time period is independent of mass of the bob। लेकिन इस क्वेश्चन को आपने
इफेक्टिव लेंथ के कॉन्सेप्ट को लेकर के आंसर देना है, मास के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करना है। लेट अस डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। तो L बाई यहां पर जो मैं यूज कर रहा हूं, इट इज L बाई जी एंड g इज द इफेक्टिव एक्सेलरेशन, इट इज द एक्सेलरेशन हियर। तो सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें डिफरेंट केसेस अगर हम देखें, लेट इट बी फर्स्ट केस इज हियर कि जो सिंपल पेंडुलम है वो किसी लिफ्ट में रखा हुआ है एंड द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a। अगर लिफ्ट a एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर रही है और उसके अंदर एक सिंपल पेंडुलम हमने रखा हुआ है, दैट सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग हियर, ये ऑसिलेशन में है and this lift is moving upward with acceleration a, then you know very well the effective acceleration become g plus a। the time period कितना हो जाएगा, time period t become here 2 pi under root of l upon g plus a। in this way आपने देखा कि जो effective acceleration है वो increase हो गया है, therefore time period decreases। b part is here, lift is moving downward with acceleration a, one of the simple pendulum is oscillating within the lift and now in this situation lift is moving downward, you all know very well if lift is moving downward with acceleration a, then effective acceleration become g minus a, then time period become here t is equal to 2 pi under root of l upon g minus a। in this way acceleration decrease हो गया है, the time period increase हो जाएगा। lift is moving with constant velocity, अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है मींस वेलोसिटी बिकम कांस्टेंट हियर, देन एक्सेलरेशन बिकम इक्वल टू 0। ऐसी सिचुएशन में जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन रहेगा वो g के बराबर रहेगा। ऐसी सिचुएशन में अगर अपवर्ड जाता है यू नो वेरी वेल g प्लस a है आपके पास, लेकिन a 0 हो गया है, a बिकम 0, तो g प्लस 0 इज इक्वल टू g इज द आंसर हियर। एज वेल एज अगर डाउनवर्ड है इट इज हियर g माइनस a, तो g माइनस a फिर 0 हो गया तो ये फिर g हो जाएगा। इट मींस वेदर द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, in both the cases acceleration become equal to g with uniform velocity v। in this situation time period t become equal to 2 pi under root l by g। if the lift is falling freely here, अगर लिफ्ट यहां से फ्रीली फॉल होती है एंड एक सिंपल पेंडुलम को हमने इसके अंदर ऑफसेट करवा रखा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वी नो वेरी वेल g माइनस a, ये फॉर्मूला तब लगता है जबकि कुछ डेफिनेट एक्सेलरेशन हो, लेकिन सिचुएशन में इट इज फ्रीली फॉलिंग, तो फ्रीली फॉलिंग सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन a होता है इट बिकम इक्वल टू g, ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन बिकम इक्वल टू g माइनस g, इट कम्स आउट टू बी 0। in this way the time period become here 2 pi under root l by acceleration and acceleration become equal to 0, 2 pi under root l by 0 and this way time period become equal to infinity। time period अगर infinity हो गया है it means it will not oscillate, therefore frequency become frequency nu is equal to 1 upon time period, it become equal to 0।